विशाल मिश्रा जी, दिक्कत तो बड़ी है ना, तभी तो ऑर्गेनाइजर को लिखना पड़ा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे नहीं रहे। अगर स्थानीय स्तर पर काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, लोकल लीडरशिप आपकी कमजोर रहेगी, तो फिर नरेंद्र मोदी के सहारे कितने चुनाव में अपनी नैया को पार करवाती रहेगी बीजेपी? विशाल मिश्रा जी, देखिए चित्रा जी, ये पहली बार नहीं है। 1963 की बात मैं आपको बताऊं, 1963 की बात बताऊं तो 3 जून 1963 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी ऑर्गेनाइजर की वीकली में कहा था कि अगर हार हो रही है तो उस हार को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये अटेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए कि उसको एक्सप्लेन किया जाए हार को, कि जो है उससे अपने आप को अलग किया जाए, और आत्मचिंतन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, कैंपेन का विश्लेषण करना चाहिए बहुत क्लोजली, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी पिटफॉल हो, उनको अवॉइड किया जा सके। सेम बात फिर ऑर्गेनाइजर में यही दृष्टिगोचर होती है। तो चित्रा जी, इसमें गलत क्या है? आत्मंथन करने की आवश्यकता है तो करिए आत्मंथन। अगर लोकल लेवल पे मुद्दे हैं, लोकल लेवल के चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो लोकल लेवल के मुद्दों को रखिए। लेकिन ये बात भी सही है कि लोकल लेवल के मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दे जरूर फोकस में रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत क्या है, भारत में एक फेडरेशन की व्यवस्था है। तो ये बात सही है कि जब तक लोकल मुद्दे नहीं पूरे होंगे, उनकी आकांक्षाएं नहीं पूरी होंगी, तो फिर वो सेंट्रल लेवल से उनकी कनेक्टिविटी बनने में थोड़ी दिक्कत, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनेगा। ये जी, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस कर्नाटक इलेक्शन को लेके यहाँ पे डिबेट की बात हो रही है और 2024 की बात हो रही है, कम से कम ये तो जो विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते थे कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, कम से कम अब उनको तो जवाब मिल ही गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस प्रकार से क्षेत्रीयता और सह क्षेत्रीयता को वहां पे प्रमुखता से उभारा गया चित्रा जी, ये हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस चेतावनी को याद दिलाता है कि ना, दिस इज नॉट अ जनरल ट्रेंड, ये डेंजरस ट्रेंड है जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। तो चुनाव कोई भी हो, पार्टियां जीत जाए तो अच्छा है, वो जीत रहे हैं तो ये डेंजरस है। चित्रा जी, ना चित्रा जी, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीते तो डेंजरस है। मैंने कहा जिस प्रकार से क्षेत्रीय और सह क्षेत्रीयवाद का मुद्दा वहां पर उठाया गया, वो हमें उस बात की याद संकेत स्मरण कराता है कि कहीं ना कहीं वो जो भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग को लेकर एक प्रकार से विखंडता की बात की जा रही थी, मतलब आपस में व्यवस्था की बात हो रही थी। आपने देखा नहीं किस तरीके से कुछ लोगों ने नॉर्थ साउथ के जो है वोट को लेकर बात करना शुरू कर दिया। तो आउटकम कुछ भी हो चित्रा जी, लेकिन किसी तरीके से किसी भी प्रकार के मेडलिंग लाइसेंस को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो भारत के इंटरनल मैटर में, इंटरनल अफेयर में वो इंटरफियर करे। अगली बात रही बात 2024 की, तो चित्रा जी ये बात सही है कि पिछले 9 वर्षों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत अपने स्व के अस्तित्व को पुनर्स्वीकार करते हुए नए भारत के प्रतिमान गढ़ रहा है। अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है नए संसद भवन का, चित्रा जी वो एपिटोमाइज करता है जो मॉडर्न एस्पिरेशन से नए भारत का जो आधुनिक आकांक्षाएं है उसको वो एपिटोमाइज करता है। वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक सिंगल लाइन की जो जनता के एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को अब फाइनली आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अब अभय दुबे जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आरएसएस ने संकेत दे दिया है, अपनी ये कमियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए। आपके पास तकरीबन 240 दिनों का वक्त अभी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को हम देखेंगे तो दोनों में एक बड़ा फर्क भी नजर आता है। कर्नाटका से हम उठा लें, जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पिछली बार बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन 2019 के इलेक्शन में क्या होता है, 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीत लेती है। राजस्थान में वो क्लीन स्वीप कर जाती है, केवल एक निर्दलीय जीतते हैं, 25 में से 24 बीजेपी के पास जाती है। उधर मध्य प्रदेश, आप लोग वहां पर जीतते हैं। मध्य प्रदेश में अब 29 सीटों में से कितनी 27 लेकर जाती है, 27 भारतीय जनता पार्टी, एक छिंदवाड़ा ही बचा पाती है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ ले ले, वहां पर क्लीन स्वीप था आपका, लेकिन लोकसभा में क्लीन स्वीप नहीं था अभय दुबे जी। तो जब 2024 की बात होगी तो नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बड़ा चेहरा है, उसकी काट क्या है अभय दुबे जी आप लोगों के पास? और विधानसभा से लोकसभा को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं जब 5 साल पहले के ही आंकड़े अलग अलग कहानी बयां करते हैं? देखिए चित्रा जी, जब कांग्रेस पार्टी 6 दशकों तक भारत में थी तो अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे, 400 से अधिक सीटों पर थे। ये जो तथाकथित अधिनायकवाद प्रधानमंत्री जी का बताया जा रहा है ना, जिनका कर्नाटक में दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चला, 11 प्रांतों में एक भी सांसद जीत कर नहीं आया,
52 लोकसभा सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हुई है। पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, सिर्फ 6 पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, बाकी जगह बैसाखियों पर है या हथकंडों से हथियाई हुई सरकार है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आप उठाकर देख लीजिए सिलसिलेवार। ये जो बार बार परिवारवाद की बात करें, अडवाणी जी ने इंगित किया था देश को लिख करके कि ये नानाजी देशमुख की या उपाध्याय जी की, अटल जी की पार्टी नहीं रह गई। कुछ लोग अपना हित साधने के लिए आए और आज वो प्रतिबिंबित होता है जब किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह जाती है और इनके धन्ना से विश्व का दूसरा नंबर का धनपति बन जाता है। इन्होंने मुद्रा लोन की बात की चित्रा दी, शर्मसार कर देने वाली बात है। 32 करोड़ में से 27 करोड़ लोन शिशु कैटेगरी के, 50,000 रुपए भी एवरेज लोन उनका नहीं है। पकोड़े का ठेला भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उतने पैसे में नहीं लगता है जय आलोक जी। और कितने एनपीए अकाउंट हो गए वो देख लीजिए। आपने कहा हमने करोड़ों घर बना दीजिए। प्रधानमंत्री जी एक घर बनाने के लिए गरीब को सिर्फ 70,000 रुपए देते हैं। आज घर की लागत का मूल्यांकन करके देखिएगा, बाहर का आंगन भी 70,000 रुपए। आलोक जी, आप तो बड़े बड़े वैभवशाली महलों में रहते हैं, गरीब की झोपड़ी में जाकर देखिए। 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने सिलेंडर एक भी नहीं लिया इस साल। आपने उनकी आजीविका का कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, एनएचएसओ ने बताया कि 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि 580 रुपए के स्तर पर आ गया। 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार और जहाज खो दिया। 83 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में आमदनी घट गई। लेकिन इस आपदा में अवसर जब प्रधानमंत्री कहते थे महामारी की विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो ये अंतर नहीं है, ये खाई बना दी है प्रधानमंत्री जी के काम ने। वो रेखांकित करने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर ने कि प्रधानमंत्री जी की अब ये जो छद्म छवि है ये काम करने वाली नहीं है। और ये जो सांप्रदायिक उन्माद हमारे हिंदू सनातन धर्म के नाम पर आप परोसते हो, जो सदा कहता है, जो संयम है, जो तिरस्कार नहीं आत्मसात करने की बात करता था, उसको आपने ऐसा वातावरण बना दिया अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कि उन्माद पैदा कर दिया। लोग उकता गए जय आलोक जी। आप काम बताइए, हम नहीं कह रहे हैं, जो भी काम करेगा वो बरकरार रहेगा सत्ता में, लेकिन संसाधनों के दुरुपयोग से, संसाधनों की लूट से, सत्ता की सरपरस्ती में अगर आप ये खेल खेलेंगे तो आप भी नाकाम होंगे।